अविनाश ने अपना सिर पीट लिया था उन दोनों को देखकर। वहीं दिव्या और रागिनी ने उसे इग्नोर करते हुए अपनी ड्रेस को दिखाने लगी थी। जिस पर रागिनी ने जल्दी से अपनी ड्रेस को निकालते हुए कहा, भाई बताइए ना कैसी है हमारी ये ड्रेस। रागिनी ने अपने लिए एक खूबसूरत सा लाइट रेड कलर का गाउन लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। वह बहुत ही ज़्यादा सिंपल, लेकिन उसके ड्रेस पर मोतियों की कढ़ाई की गई थी जो कि काफ़ी खूबसूरत बना रहा था। वहीं दिव्या ने भी अपनी ड्रेस को निकाला। उसने भी वाइट रेड कलर का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा क्रॉप टॉप लहंगा पहना हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। उनकी पूरी फैमिली की ड्रेस का थीम ही रेड कलर का था, जिससे सबने रेड कलर की ही ड्रेस ली थी। दिव्या ने जल्दी से ऋषि से पूछा, भाई बताइए ना किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। जिस पर रागिनी ने भी यही सवाल किया। उसकी बात को सुनकर ऋषि ने दोनों ड्रेस को देखते हुए कहा, दोनों की ही ड्रेस काफ़ी खूबसूरत है। मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि किसकी सबसे खूबसूरत है। जिस पर रागिनी ने मुंह बनाकर कहा, नहीं भाई, सिर्फ एक बताइए ना कि सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लग रही है आपको। जिस पर दिव्या ने कहा, हाँ भाई, एक ड्रेस सिलेक्ट कीजिए। ऐसे कैसे आप दोनों कर सकते हैं, और बताइए कि किसकी सबसे अच्छी है। यह कहते हुए उसने रागिनी को कॉन्फिडेंस देखा था, जिस पर रागिनी ने उसे अपनी जेब दिखा दी थी। वहीं उनकी बात को सुनकर ऋषि ने कहा, बट दोनों ही ड्रेस काफ़ी खूबसूरत हैं और हम एक को कैसे चुन सकते हैं। जिस पर रागिनी और दिव्या एक को सिलेक्ट करने की जिद करने लगी थी और एक दूसरे को झगड़ने लगी थी, जिसे देखकर अविनाश ने ऋषि की तरफ झुकते हुए कहा, बेटा बचकर, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा वरना तुम्हारी अच्छे से वाट लग जाएगी। उसकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि ने परेशानी के साथ उसकी तरफ देखा। भाई, अब आप भी परेशान कर रहे हैं, आप बोली ना क्या करूं मैं। जिस पर अविनाश कुछ कहता कि तभी सारा रिया काव्या ने रूम में आते हुए कहा, अरे क्या हो रहा है यहाँ पर। जिस पर अविनाश ने कहा, और क्या हुआ बड़ी माँ, ये दोनों शैतानों के बीच कंपटीशन हो रहा है बस। वही इन दोनों ने अविनाश को घूर कर देखा। वहीं उन्हें आते देखकर दिव्या ने जल्दी से कहा, बुआ जी और बड़ी माँ, आप बताइए ना हमारी ड्रेस में सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है। जिस पर रागिनी ने भी जल्दी से कहा, नहीं माँ और मामी, आप बताइए ना सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, मेरी है ना। जिस पर दिव्या ने रागिनी से कहा, देख लेना हमारी ड्रेस सबसे बेस्ट है। जिस पर रागिनी ने कहा, नहीं हमारी है। और वह दोनों एक दूसरे से वापस से इसी पर बहस करने लगी थी। वहीं ये देखकर वह सभी लोग परेशान हो गए थे और सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। वहीं सहाना और रिया ने गुस्से से एक साथ कहा, बस चुप हो जाओ तुम दोनों। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि दिव्या और रागिनी दोनों ही एकदम से चुप हो गई थी और अपना सिर झुकाकर वहां पर खड़ी हो गई थी। वहीं रिया ने गुस्से से दिव्या को देखते हुए कहा, दिव्या क्या है ये, कभी तो ये बच्चों वाली हरकतें बंद किया करो। वहीं सारा ने भी गुस्से से रागिनी को देखते हुए कहा, रागिनी तुम भी, ये सुबह सुबह क्या चल रहा है हाँ। दोनों के ही गुस्से को देखकर दिव्या और रागिनी अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए थे। साथ ही दोनों का चेहरा भी काफी ज्यादा उदास हो गया था। तो क्या होगा आगे। दिव्या और रागिनी का उदास चेहरा देखा तो उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मॉम आप क्यों उन्हें डांट रही हैं। ये बचपना तो वह हमेशा से करती आ रही ना, इसी की वजह से तो पूरे घर में रौनक बनी रहती है। फिर आपने उन्हें ऐसे क्यों डांटा, वह बच्ची ही तो हैं। उसकी कही हुई बात को सुनकर सारा ने कहा, ऋषि माना कि वह बच्ची है, बचपना है, जानती हूँ ठीक है ये, लेकिन हर वक्त बचपना ये तो अच्छा नहीं लगता ना। और अब तो ये बड़ी हो रही हैं, यहाँ से दूसरे घर जाएंगी, तो इन्हें भी तो जिम्मेदारियों को समझना होगा ना, सीखना होगा। हर कोई इनकी नादानियों को पसंद तो नहीं करेगा ना। उनकी ये बात को सुनते ही दिव्या और रागिनी दोनों की ही आंखों में जैसे आंसू आ गए थे। वहीं ये बात सुनकर अविनाश, ऋषि और काव्या सभी लोग भी सारा सारा की तरफ भी देखने लगे थे। उन्हें सारा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वहीं ऋषि ने जब रागिनी की आंखों में आंसू देखे तो उसने जल्दी से जाकर उसे अपनी गली से लगा लिया। वहीं दिव्या भी अविनाश से जाकर गले लग गई थी। वहीं ऋषि ने गुस्से के साथ अपनी माँ की तरफ देखता हुआ कहा, माँ ये आप क्या बोल रही हैं, आज आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। आपको भी तो डैड ने आपकी पूरी नादानियों के साथ पसंद किया था ना, और अभी भी करते हैं। फिर आप ये बात आज कैसे बोल सकती हैं। और रही बात
मेरी दोनों बहनों की। तो जब हम उनके लिए कोई ऐसा राजकुमार ही ढूंढेंगे जो उन्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे और उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करेंगे। यह कहते हुए उसने रागिनी के माथे को चूम लिया था। वहीं रागिनी ने उसे और कसकर पकड़ लिया था। वहीं ऋषि की बात को सुनकर अविनाश ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बुआ जी, ऋषि बिल्कुल सही कह रहा है। ये दोनों इस घर की खुशी है, जान है। अगर ये उदास हैं या फिर चुप हो जाती हैं तो जैसे पूरा घर जैसे शांत और सूना सूना काटने को दौड़ता है। उनकी बातों को सुनकर सारा की आंखें खुद ब खुद ही अपने आप में ही नीचे झुक गई थी और उसे भी एहसास हुआ कि आज उसने बहुत ही ज़्यादा गलत बोल दिया था, जिससे उसने अपनी आंखों को नीचे झुकाए हुए ही कहा, माफ़ करना बच्चों, हम अपने पता नहीं कैसे गुस्सा कर दिया और ये सब बोल दिया था। तुम दोनों के बिना तो मुझे भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस अब पता नहीं कैसे हमने ये सारी बातें बोल दी थी, हमें बस माफ़ कर। जिस पर वहाँ पर किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं सारा को जैसे अब काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा था, जिससे उसने वापस से कहा, दोनों ही अपनी माँ और अपनी बुआ को माफ़ कर देना। हम ये सब बोला नहीं चाहते थे, लेकिन न जाने कैसे बोल दिया। हो सके तो बस माफ़ कर देना। सारा को इतना ज़्यादा गिल्ट फील होने लगा था कि अब उसे वहाँ से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जिससे वह जल्दी से वहाँ से जाने के लिए पलटी ही थी कि रागिनी ने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें कसकर पीछे से ही अपने गले से लगाते हुए अपनी नम हुई आंखों के साथ कहा, आई लव यू मॉम। और यह कहते उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। साथ ही सारा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वहीं दिव्या भी जल्दी से आकर उन दोनों को पीछे से गले लगा लिया था। यह देखकर सभी के होठों पर एक खुशी और आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। वहीं काव्या ने आगे बढ़ते हुए कहा, अरे यहाँ पर शादी का माहौल है तो खुशियों से ये घर हरा भरा होना चाहिए ना, ना कि ऐसे इमोशनल होकर आंसुओं से। इसीलिए आंसू साफ करो और अपने अपने काम पर लग जाओ, कल पार्टी है। और फिर उसने मुस्कुराकर दिव्या और रागिनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों ने भी तो अपने भाई के लिए सरप्राइज प्लान किया होगा ना, तो चलो तुम भी अपने अपने आंसुओं को बहाना बंद करो और काम पर लग जाओ। जिस पर सभी के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी। वहीं सारा ने उन दोनों से माफ़ी मांगी और फिर उनकी पसंद का लंच बनाने का भी प्रॉमिस किया था, जिससे वह दोनों ही खुश हो गई थी। वहीं सारा ने ऋषि और काव्या को साथ जाकर अपनी अपनी ड्रेस को ट्राई करने के लिए बोल दिया था, जिससे काव्या और ऋषि वहाँ से मॉल की तरफ चले गए थे। वहीं मॉल पहुंचकर काव्या ने एक स्टाफ से बोलकर ऋषि को सारा के द्वारा सिलेक्ट किए हुए कपड़े निकालने के लिए बोल दिया था, जिस पर वह स्टाफ पूरे रिस्पेक्ट के साथ ऋषि को एक स्टोर की तरफ ले जाने लगा था। और फिर उसने ऋषि को जो कपड़े ट्राई करने थी ना, वह सारे कपड़े उसके सामने लाकर रख दिए थे। जिस पर ऋषि कपड़ों को ट्राई करने लगा था, जिस पर उसने एक ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन का 3 पीस सूट पसंद आया था, क्योंकि सभी को ही कल रेड कलर के कपड़े पहनने थे। हालांकि ऋषि को ब्लैक कलर के अलावा और कोई भी कलर पसंद नहीं था, लेकिन सारा ने जो सारे उसके लिए कपड़े सिलेक्ट किए थे वह रेड में ही थे, लेकिन इसमें दोनों कलर का कॉम्बिनेशन था, जिससे उसने उसे सिलेक्ट किया था। और वह उस सूट में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा था। उसकी मस्क्यूलर बॉडी पर वह काफ़ी ज़्यादा फिट आ रहा था। वहीं जो लड़कियां उस मॉल में काम करती थीं वह मुड़ मुड़ कर उसे ही देख रही थी। वहीं एक लेडी स्टाफ ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, सर आप सच में इसमें काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, आपकी चॉइस भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। जिस पर ऋषि ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, जिसे देखकर उस लेडी स्टाफ की स्माइल थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी। वहीं उसकी स्माइल को देखकर सभी लोग अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। वहीं ऋषि उन कपड़ों को चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया था और थोड़ी देर बाद उसने उन्हें पैक करने के लिए बोल दिया था, जिस पर थोड़ी देर बाद वह लेडी स्टाफ उसके कपड़ों को लेकर आई। जिस पर ऋषि ने उन कपड़ों को लेते हुए पूछा, काव्या मामी कहाँ पर है?" जिस पर उस स्टाफ ने काव्या के बारे में बताया तो ऋषि उस तरफ बढ़ गया था। यह मॉल काव्या का ही था, क्योंकि वह एक फैशन डिजाइनर जो थी वह सभी स्टोर से होते हुए गुजर रहा था कि तभी उसकी नज़र लेडीज स्टोर के पास गई। कुछ देखकर ऋषि के कदम वहाँ पर अचानक से रुक गए थे और उसकी नज़र एक रेड कलर के काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से लहंगे पर जा रुकी थी। वह लहंगा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। उसे देखते ही पता नहीं क्यों
लेकिन उसके दिमाग में अचानक से सृष्टि का ख्याल आया और वह कुछ सोचकर उस स्टोर के अंदर चला गया था। उसने उस लहंगे को पैक करने के लिए बोल दिया था, जिस पर एक स्टाफ ने खुशी खुशी उस लहंगे को पैक करके ऋषि के हाथों में दे दिया था। जिस पर उस ड्रेस को लेने के बाद ऋषि ने काव्या को एक मैसेज किया। उसे भी पता था कि काव्या अभी घर नहीं जाएगी, जिससे उसने काव्या से बोला था कि वह घर से निकल रहा है। जिस पर काव्या ने भी ओके बोल दिया था, जिससे ऋषि जाकर पार्किंग एरिया में पहुंचा और उसने दोनों ड्रेस को कार के अंदर रखा। फिर वहां से पलक के घर की तरफ उसने अपनी कार को मोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ राजावत मैंसन के अंदर सृष्टि अपने रूम में खड़ी होकर किसी से कॉल पर गुस्से से बात कर रही थी। उसने गुस्से के साथ कहा, आई एम सॉरी डैड, बट मेरी कोई भी गलती नहीं है और ना ही मैंने उनके साथ कोई भी बदतमीजी करी है, इसीलिए मैं उनसे माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हूँ। और हाँ, मैं अभी ना यहाँ पर अपनी दोस्त की शादी में व्यस्त हूँ, इसीलिए प्लीज़ मैं वहाँ पर नहीं आ सकती हूँ और आप भी मुझे बार बार कॉल करके परेशान करना बंद करिए। जिस पर उधर से कुणाल भास्कर की गुस्से से तिलमिलाते हुए आवाज आई, सृष्टि माइंड योर लैंग्वेज, आई एम योर डैड। तुम्हारी जबान आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं चलने लगी है। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? लगता है बड़ों से तमीज़ करने की बात करना शायद भूल गई हो। याद दिलाना होगा। तुम जहाँ पर भी हो ना, अभी के अभी चुपचाप से घर पर आ जाओ। ज़्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। जिस पर सृष्टि को पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर उसने अपने कड़क लहजे में कहा, मैं भी तो नहीं बोली हूँ ना कि आप मेरे कौन लगते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से भूल चुके हैं कि मैं आपकी कौन लगती हूँ। इसीलिए प्लीज़ अपनी बीवी की बातों में सुनकर मुझ पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं वहाँ पर अभी बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। और दूसरा, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, इसलिए मुझे धमकाना बंद करिए। जिस पर उधर से कुणाल भास्कर की थोड़ा हंसते हुए आवाज़ आई, ओह सच में, तुम सच में नहीं डरती हो, है ना? उसकी कही हुई बात को सुनते ही सृष्टि ने अपने हाथ की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और उसके आंखों के सामने कई सारे सीन आने लगे थे। जब उसने बचपन से बड़ी होने तक कुणाल भास्कर से उसे बुरी तरीके से छोटी से छोटी बात पर पीटा करते थे, सृष्टि खून से लथपथ हो जाती थी। लेकिन उसके बाप को उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता था। यह सब याद आते ही उसका पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा था और सांसें तेज होने लगी थी। तभी उधर से वापस से कुणाल भास्कर की डरावनी आवाज आई, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? आखिर वह चुप कैसे हो गई? उसकी ये बात को सुनते ही सृष्टि ने जल्दी से कॉल को अपने कांपते हाथों से कट कर दिया था और वापस से कोई कॉल ना आए इसके लिए उसने फ़ोन को जल्दी से ऑफ कर दिया था और उसने जल्दी से उसे टेबल पर रख दिया और उससे दूर भागने लगी थी। और वह जाकर दीवार से टिककर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों के सामने कुछ सीन आने लगे थे और बार बार गुड़िया शब्द उसके कानों में जैसे गूंजने लगा था। फ्लैशबैक, एक बड़े से बंगले के अंदर एक छोटी सी लड़की जो कि हॉल में पड़े हुए एक बड़ी सी सोफे के पीछे छुपी हुई थी। वह पूरी तरीके से पसीने से तरबतर थी। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से बंद किए हुई थी। उसकी आवाज़ बाहर न जाए इसलिए वह अपने मुंह को बंद किए हुए थी। तभी वहाँ पर एक आदमी की आवाज़ आने लगी, मेरी गुड़िया मेरे पास आओ, मेरे पास आओ गुड़िया। लगता है गुड़िया छुपन छुपाई का खेल खेल रही है। कोई नहीं, उसके पापा उसे जल्दी से ढूंढ लेंगे। वहीं इस आवाज़ को सुनते ही उस लड़की ने अपनी सांसों तक को रोक लिया था कि कहीं वह उसके पास ना आ जाए। तभी अचानक से एक आदमी उसके सामने आ गया और उस आदमी को देखते ही उस छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए थे और वह रोते हुए बोली, डैड माफ़ कर दीजिए मुझे, हम ऐसी गलती वापस नहीं करेंगे, प्लीज़ डैड, प्लीज़ डैड माफ़ कर दीजिए मुझे। और वह अपने हाथों को जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगी थी। उसकी आंखों से जैसे आंसू निकलते जा रहे थे। अगर कोई और होता तो उसे झट से वह गले से लगा लेते, लेकिन वह आदमी उसे गुस्से से देख रहा था और वह गुस्से से उस लड़की के पास आया और अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उसे जोर जोर से मारने लगा था, जिससे वह लड़की उसके सामने रोते हुए जैसे भीख मांगने लगी थी। लेकिन उस आदमी को जैसे इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं उस बंगले के दूसरी मंजिल पर
एक औरत अपने हाथों में एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी हुई थी। उस औरत हॉल की तरफ मुस्कुराते हुए उस लड़की को पीटते हुए देख रही थी और वहां पर बने हुए कमरे के अंदर से एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कुणाल, छोड़ दो उस बच्चे को, प्लीज कुणाल, रहम करो उस पर। कुणाल, उसे छोड़ दो, मेरी बात सुनो। लेकिन बाहर खड़ी औरत को ये देखकर और सुनकर काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। 1 घंटे तक उस लड़की की रोते और चीखते चिल्लाते हुए आवाजें पूरे हॉल में गूंजती रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने तक नहीं आया था। 1 घंटे बाद वहां जैसे सन्नाटा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटी सी बच्ची बेहोश हो गई हो। प्रेजेंट टाइम। सृष्टि अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखकर बैठी हुई थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे वापस से पैनिक अटैक आ रहा था। उसका शरीर जैसे कांप रहा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी और वह अपनी सोच में गुमी हुई बार बार बड़बड़ाई जा रही थी। प्लीज़ प्लीज़ डैड, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज़ छोड़ दो ना, हम कोई भी गलती नहीं करेंगे, बस इस बार छोड़ दीजिए डैड, प्लीज़। तभी उस रूम में मुस्कुराती हुई पलक अपने हाथों में फ़ोन को लेती हुई आ रही थी। सृष्टि, देख, तेरे लिए मैंने लहंगा सेलेक्ट किया है, कैसा है? लेकिन उसे कमरे में सृष्टि कहीं भी दिखाई नहीं दी थी, जिससे उसने अपनी नज़रों को पूरे रूम में दौड़ाया। तभी उसकी नज़रें दीवार से नीचे टिककर बैठी हुई सृष्टि पर पड़ी। उसने जैसे ही सृष्टि को यह हालत देखी, वह जल्दी से घबराते हुए उसकी तरफ दौड़ी। सृष्टि, सृष्टि, क्या हुआ? सृष्टि, क्या होगा आगे? क्या सृष्टि कभी अपनी डार्क पास्ट से बाहर निकल कर आ पाएगी? वहीं पलक ने जल्दी से सृष्टि के पास आते हुए, क्या हुआ सृष्टि? और उसने जल्दी से जाकर सृष्टि को अपने गले से लगा लिया था। जब उसने सृष्टि को कांपते हुए देखा, वह जल्द समझ गई कि सृष्टि को वापस से पैनिक अटैक आया है, जिससे वह जल्दी से उसे गले लगाकर उसकी पीठ को थपथपाते बोली, सृष्टि, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं हूं ना तेरे पास, तू मेरे पास है ना, तो तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। बच्चा, डर मत, मैं हूं ना बच्चा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, ठीक है सब ओके, सब ठीक कर दूंगी बच्चा, प्लीज़ शांत हो जाओ, सब ठीक है, तू सेफ है। और वह उसे गले लगाए हुए बार बार यही बोलने लगी थी। वहीं सृष्टि ने पलक को जैसे काफ़ी कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन अभी भी उतना ही डर था। उसकी यह हालत देखकर तो पलक की आंखें भी नम हो गई थी और उसने उसे कसकर उसे गले से लगा लिया था। उसके सर से प्यार से सहलाते हुए देखकर कहा, सृष्टि, मैं हूँ बच्चा, परेशान नहीं होते, तू तो मेरी स्ट्रांग बच्ची है ना, फिर डर मत, मैं हूं ना, तेरे होते हुए तुझे कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता है। और वह उसे काफ़ी देर तक उसे शांत करती रही थी। जब उसने देखा कि सृष्टि पूरी तरीके से शांत हो चुकी है, तो उसने उसे बेड पर लेटा दिया और उसके सर पर हाथ फेरती रही जब तक वह सो नहीं गई थी। जब पलक ने देखा कि वह सो चुकी है, तो उसने उसे अच्छे से हाथ फिराते बोले, हे महादेव, जल्दी से इसका ये दर्द खत्म कर दीजिए प्लीज़, मैं इसे और दर्द भी नहीं देख सकती महादेव। उसी वक्त रूम में महक जी ने आते हुए कहा, सृष्टि बेटा, पलक बेटा। लेकिन तभी वह जैसे ही रूम में आई, पलक ने जल्दी से उन्हें चुप रहने का इशारा किया, जिस पर वह एकदम से चुप हो गई थी और इशारों में पलक से पूछने लगी कि क्या हुआ है। जिस पर पलक ने इशारों में 1 सेकंड के लिए रुकने के लिए कहा और फिर वह सृष्टि को रूम में अकेला छोड़कर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसने रूम को लॉक कर दिया और फिर महक जी ने पूछा, क्या हुआ है सृष्टि को? जिस पर पलक ने उसे सारी बातें बता दी थी। जिस पर महक जी ने परेशानी के साथ कहा, हमें तो कभी पता ही नहीं था कि हमारी बच्ची ये इतनी ज़्यादा दर्द में है, आज हमें ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पर पलक ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने जल्दी से पूछा, कोई बात नहीं मॉम, क्या मॉम आप कुछ कहने आई थी ना? जिस पर महक जी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पॉलीथीन को पलक के हाथों में थमाते हुए कहा, हाँ वो अभी अभी कुछ देर पहले ऋषि आया था, उसने ये सृष्टि के लिए कपड़े दिए थे, कहा कि काव्या जी ने भेजे हैं सृष्टि के लिए, वो कल शॉपिंग नहीं गई थी ना, इसलिए। यह सुनकर पलक ने उन कपड़ों को ले लिया और मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, ये तो माँ ने बहुत अच्छा किया, मैं भी यही सोच रही थी कि उसके लिए कुछ कपड़े खुद से ही मंगा लूँ, लेकिन ये भी अच्छी बात है। जिस पर महक जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ सही कहा, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम्हें इतना अच्छा प्यार करने वाला परिवार मिल रहा है। बस हमेशा बेटा उस पूरे परिवार को जोड़ कर रखना, कभी भी टूटने मत देना। अगर कुछ हो जाए तो एक बात याद रखना कि हम हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं। यह कहते हुए उन्होंने पलक के माथे पर किस किया, जिस पर पलक ने मुस्कुरा दिया था। रात का वक्त
करीबन 8 बजे के समथिंग सृष्टि की आंखें खुली थी तो उसने अपना सिर काफ़ी ज़्यादा भारी महसूस हो रहा था। वहीं पलक उसी रूम में थी और लैपटॉप पर अभिषेक से ही बात कर रही थी। और जब उसने सृष्टि को खड़े होते हुए देखा तो उसने जल्दी से उसके पास आते हुए कहा, सृष्टि तुम होश में आ गई? अब कैसा फील हो रहा है? तुम सही हो ना? और आराम से खड़े हो जाओ, ओके? और क्या हो रही है, खड़ी क्यों हो रही हो? जिस पर सृष्टि ने अपना सिर पकड़ते कहा, हाँ बस मेरा सिर थोड़ी सा भारी है और मुझे वॉशरूम जाना है। जिस पर पलक ने उसे पकड़ते कहा, चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देती हूँ। जिस पर सृष्टि ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सृष्टि रूम के अंदर आई। उसे वॉशरूम से बाहर आते देखकर पलक ने वापस से उसे बेड पर जाने में मदद की और उसे वापस से बेड पर लेटा दिया और प्यार से उसके माथे पर सिर फेरते हुए बोली, खाना लेकर आऊं? खाओगी तुम? जिस पर सृष्टि ने जल्दी से मना करते हुए कहा, यार मन नहीं है और ना ही जान है, बस मैं आराम करना चाहती हूँ। जिस पर पलक ने कहा, ओके ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, ओके? आराम कर बस, तुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। जिस पर सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं पलक उसे लहंगे में के बारे में बताने वाली थी कि तभी उसने देखा कि सृष्टि की आंखें वापस से बंद हो रही हैं, जिस वजह से उसने अभी ये बताना सही नहीं समझा। उसे आराम से सोने दिया। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अपनी बालकनी में पड़े हुए झूले पर बैठा हुआ था और चांद को ही देखे जा रहा था और सृष्टि के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसके दिमाग में सारा की कही हुई बातें ही चल रही थी, लेकिन वह ये भी सोच रहा था कि क्या उसने वह गिफ्ट लिया होगा, क्या वो सच में उसे पसंद आएगा या नहीं, वह लहंगे को पहनेगी भी या नहीं, और पहनेगी तो कैसी लगेगी, पता नहीं और क्या क्या। लेकिन उसके दिमाग में बार बार सृष्टि ही आए जा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद यह उसे गिल्ट की वजह से है, जिससे उसने फैसला किया था कि वह पार्टी में ही उसे सॉरी बोल देगा। वह जानता था कि उसके नाम को सुनकर सृष्टि उस लहंगे को लेने से मना कर देगी, जिस वजह से उसने काव्या का नाम यूज किया था। सृष्टि के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंखों में भी लग गई थी, उसे भी पता नहीं चला था। अगले दिन शाम का वक्त, सगाई की पार्टी एक बड़े से 5 स्टार होटल स्टाइल लाइट में रखी गई थी। वह होटल मुंबई का सबसे शानदार होटल था। वह जितना बाहर से देखने में खूबसूरत था, उतना ही बाहर अंदर से भी था। पूरा सिंघानिया फैमिली और ओबराय फैमिली वहां पर मौजूद थी, लेकिन अभी वहां पर ऋषि, अविनाश और रागनी और दिव्या नहीं आए थे। सभी लोग उनका ही और भास्कर फैमिली के आने का ही वेट कर रहे थे। शहर के सारे वीआईपी और बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद थे। काफ़ी सारे बिजनेसमैन और नामी गिरामी देश विदेश से बड़ी बड़ी हस्तियां, बिजनेस टाइकॉन उस सगाई में पार्टी में शामिल होने के लिए आए हुए थे। हर तरफ काफ़ी खुशी का माहौल था। होटल के बाहर लग्जरी से लग्जरी गाड़ियां एक एक करके आकर रुक रही थी। साथ ही मीडिया वाले तो जैसे उनके फोटो खींचने के लिए पागल हुए जा रहे थे। साथ ही होटल की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी और हर चीज़ का बारीकी से ख्याल रखा जा रहा था कि कौन अंदर आ रहा है और कौन जा रहा है। तभी वहाँ पर एक ब्लू कलर की फरारी कार आकर रुकी। उस कार के गेट से बाहर रुकते ही सभी बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से उस कार को चारों तरफ से घेर लिया था और उसे प्रोटेक्ट करने लगे थे। कुछ बॉडीगार्ड ने जल्दी से जाकर उस कार का दरवाज़ा खोला तो ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट से ऋषि और अविनाश बाहर निकले। और फिर बैक सीट का दरवाज़ा खोलते हुए उसने अपने अपने हाथ देते हुए दिव्या और रागिनी को बाहर निकाला। उन सभी को देखते ही रिपोर्टर्स जैसे उनकी लगातार पिक खींचने लगे थे। सभी लोग जोर जोर से शोर मचाने लगे थे। वही लड़कियां ऋषि और अविनाश को देखकर पागल हुए जा रही थी। वहीं लड़के हमारी रागिनी और दिव्या को देखकर डार्क रेड कलर और लाइट रेड कलर में वह दोनों ही देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही रेड कलर के 3 पीस बिजनेस सूट में ऋषि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर तो लड़कियां जैसे आहें भर रही थीं। वहीं ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में अविनाश भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेसिंग और हैंडसम लग रहा था। अब वो तो दूल्हे थे, उनकी शान तो सबसे अलग थी ही। वह चारों एक साथ दरवाजे से होकर अंदर की तरफ जाने लगे थे। वहां पर काफी ज्यादा शोर था, लेकिन फिर भी रागिनी ने चहचहाते हुए ऋषि से पूछा, भाई अब बताइए ना, हम दोनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन लग रहा है? यह सुनकर अविनाश और ऋषि ने
अपना सिर हिलाते हुए एक दूसरे को देखा, जैसे कि दोनों एक दूसरे से कह रहे हो कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, प्लीज़ गॉड इन सब से बचाओ। वहीं रागनी की बात सुनकर दिव्या ने भी दोनों से पूछा, जिस पर दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो तुम दोनों ही। जिस पर रागनी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं है। उसकी बात पर दिव्या ने भी अविनाश को घूरते हुए कहा, और आपने भी मुझे नहीं देखा है। जिस पर अविनाश और ऋषि ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर ये लड़कियां इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों होती हैं? दोनों के दिमाग में यही सवाल आया था। फिर दोनों ने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। दुनिया में सबसे बेस्ट तुम दोनों ही हो, और सबसे सुंदर भी। जिस पर रागिनी ने झट से पूछा, लेकिन हम दोनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन लग रहा है? जिस पर दोनों ने फिर से कहा, तुम दोनों ही काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, मैं एक को कैसे बोल सकता हूँ। जिस पर कोई कुछ आगे बोलता कि तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की काली लग्जरी कार आकर रुकी, जिसमें से वहाँ का बाहर और भी ज़्यादा शोर होने लगा था, जिससे सभी भी दरवाजे पर रुक गए थे और उस कार को देखने लगे थे। कार के रुकते ही ड्राइवर ने जल्दी से उस कार का भी दरवाज़ा खोला, तो उसके अंदर से पिंक कलर का एक सुंदर सा गाउन को पहने हुए पलक बाहर आई। उसे देखते ही सबकी आंखें जैसे उस पर ही जम सी गई थी। वहीं उसे देखकर तो अविनाश का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वहीं उसे देखकर रागिनी और दिव्या भी, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ओह भाभी आ गई, भाभी आ गई। और वह दोनों ने एक साथ अविनाश को देखा। वहीं दिव्या ने अविनाश के मुंह को बंद करते कहा, मुंह तो बंद करो भाई। जिस पर अविनाश से चिढ़ते हुए उसके हाथ को हटा दिया और पलक को आंखें फाड़ कर देखने लगा था। यह देखकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी थी। वहीं पलक ने पिंक कलर का हाफ शोल्डर गाउन पहन रखा था, जिस पर तितलियों की डिजाइन की गई थी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर तितलियां आकर बैठ गई हों। उसने अपने बालों को अच्छी हेयर स्टाइल के साथ कर्ल किया गया था। साथ ही कुछ लटें उसके चेहरे पर भी आ रही थी। उसके चेहरे पर ज़्यादा मेकअप तो नहीं था, बस हल्का सा मेकअप था, लेकिन वह उसमें भी का किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसे देखकर रागिनी और दिव्या भी हैरान थी। वहीं पलक की नज़रें भी सिर्फ अविनाश पर थमी हुई थी, लेकिन तभी उसकी नज़र एक और शख्स पर जा चली गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि सृष्टि थी। उसे देखकर ही ऋषि की तो जैसे धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई थी। उसने वही लहंगा पहना हुआ था जो कि उस दिन ऋषि ने सिलेक्ट किया था, वही लाइट रेड कलर का लहंगा, जिसमें वह किसी आसमान से आई हुई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह बार बार नीचे से अपने लहंगे को संभाल रही थी, जिससे वह और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, हल्का सा मेकअप, हाथों में रेड कलर की चूड़ियाँ, पैरों में रेड कलर की हाई हील्स। उसे देखते ही सबके दिल की धड़कनें जैसे एकदम से रुक सी गई थी। ऋषि तो जैसे अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। वहीं सृष्टि को देखकर तो रागिनी ने भी अपना मुंह खोले कहा, वाह सो गॉर्जियस। जिस पर दिव्या ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया था। तो आगे क्या होगा? क्या सोच रहा है ऋषि सृष्टि के बारे में? क्या वह सॉरी बोलेगा? क्या होगा जब सृष्टि को लहंगे की सच्चाई पता चलेगी? सभी लोग उन्हें देखते ही पागलों की तरह उनकी फोटोज को लेने लगे थे। वहीं ऋषि की नजरें तो जैसे सृष्टि के ऊपर ही जम गई थी। वह ना चाहते हुए भी अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। वहीं सृष्टि अपने चेहरे पर से इरिटेशन को छुपाते हुए बार बार सैंडल को सही कर रही थी। उसे ये हाई हील्स की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वह हर वक्त सिर्फ और सिर्फ शूज़ का ही इस्तेमाल करती थी। वह लहंगे के नीचे भी अपने वाइट शूज़ पहनने वाली थी, लेकिन पलक की हजार बार रिक्वेस्ट करने पर उसने ये हाई हील्स पहने थे, जो कि उसे बुरी तरीके से अपने पैरों में चुभ रहे थे। साथ ही वह बार बार लहंगे और हाई हील्स में उलझ रही थी, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ और इरिटेशन हो रही थी। लेकिन वह यह किसी को बता भी तो नहीं सकती थी ना, जिससे वह बिना नोटिस किए हुए सब कुछ कर रही थी। लेकिन ये बात कोई था जो कि नोटिस कर रहा था, लेकिन ऋषि उसकी हर एक चीज़ को काफ़ी गौर से देख रहा था, जिस वजह से
वह समझ गया था कि उसे किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। वह सृष्टि को देख ही रहा था कि तभी रागिनी ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, भाई, हमारी नई दोस्त अगर हमारी भाभी बन नहीं सकती क्या? सच में कितनी खूबसूरत है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी अभी उन्हें अपनी भाभी बना लूं। सच में आपको भी कितनी खूबसूरत वाइब मिलेगी ना, है ना भाई? वहीं जैसे ऋषि ने उसकी कही हुई बात को सुना, वैसे ही अचानक से वह अपने होश में आया। वहीं उसकी बात पर दिव्या ने भी बीच में कूदते हुए कहा, हाँ भाई, आज पहली बार इस पागल लड़की ने कुछ सही बोला है। उन दोनों की कही हुई बात को सुनकर ऋषि ने उन्हें अचानक से कोल्ड लुक दिया, जिससे दोनों का मुंह बंद हो गया था। वहीं ऋषि गुस्से के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया था। वहीं अविनाश अपनी प्यारी सी वाइफ को हाथों में हाथ डालकर अंदर की तरफ आने लगा था। वहीं दिव्या और रागिनी ने जाकर जल्दी से सृष्टि को आग अगल बगल दोनों हाथों से पकड़ लिया था और वह दोनों मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगे थे। सभी की जोड़ियों को देखकर रिपोर्टर्स और भी ज़्यादा शोर करने लगे थे। वहीं अंदर जाकर ऋषि ने किसी को एक मैसेज टाइप करके भेज दिया था और उन सभी के जाने के बाद दिलीप जी और महक जी भी की कार वहां पर आकर रुकी। हुए मुस्कुराते हुए अपने हाथों में हाथ डालते हुए किसी हैप्पी कपल की तरह अंदर जाने लगे थे। जब सभी अंदर पहुंचे तो सभी लोग अविनाश पलक की जोड़ी की तरह तारीफ किए जा रहे थे। उनकी तारीफ करते हुए कोई भी थक नहीं रहा था। उनकी जोड़ी बेमिसाल लग रही थी। वहीं लड़के उन तीन गुलाब की पंखुड़ियों को देखकर आहें भर रहे थे। वहीं ओबरॉय फैमिली और सिंघानिया फैमिली जल्दी से उन दोनों के पास आए। मीरा जी ने जल्दी से उनकी नज़र उतारते हुए कहा, किसी की भी नजर लगे मेरी प्यारी से बच्चों को। जिस पर रागनी और दिव्या ने जल्दी से सृष्टि के हाथ को पकड़ते हुए आगे करते हुए कहा, दादी जी और नानी, हमारी भी हमें भी नजर लग सकती है ना, प्लीज हमारी भी नजर तो आ रही है ना। जिस पर सभी लोग हंसने लगे थे। वहीं सृष्टि ऑकवर्ड हो गई थी। उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा था, जिससे उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने ये ऐसा हंसी खुशी फैमिली पाकर काफ़ी खुशी भी हो रही थी। वहीं मीरा जी ने उन तीनों की नज़रें उतारते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्चियों को भी किसी की नज़र न लगे। जिस पर सारा ने आगे आते हुए सृष्टि की तारीफ करते हुए कहा, बेटा, सच में तुम तो बेहद ही खूबसूरत लग रही हो। जिस पर सृष्टि ने हल्का सा मुस्कुरा दिया था। वहीं ऋषि यह सुनकर वापस से सृष्टि को देखने लगा था। वहीं सृष्टि की नज़र भी उस पर गई थी, तो लेकिन उसे ये सब याद आ गया था जिससे उसने माफ़ नहीं किया था, जिस वजह से उसने ऋषि की तरफ देखते हुए अपना सिर गुस्से से दूसरी तरफ कर लिया था। यह देखकर ऋषि भी इधर उधर देखने लगा था। तभी उसके फ़ोन पर वाइब्रेशन हुआ, जिसकी वजह से वह अपने फ़ोन को लेते हुए दूसरी तरफ चला गया था। वहीं सभी लोग अभी भी अविनाश और पलक की ही तारीफ कर रहे थे, साथ ही वह सभी घेरे हुए थे। वहीं सृष्टि की नज़र जब काव्या के ऊपर गई तो उसे याद आया कि ये ड्रेस उन्होंने ही उसे भेजी थी, जिस वजह से वह मुस्कुराते हुए उसके पास गए और उसे देखते ही काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हूर की परी की तरह खूबसूरत लग रही हो, बेहद खूबसूरत। जिस पर सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सो मच मुझे ये ड्रेस भेजने के लिए। जिस पर सृष्टि की कही हुई बात को सुनकर काव्या ने उसकी तरफ असमंजस से सृष्टि की तरफ देखा, फिर मना करते कहा, क्या बेटा, मतलब नहीं बेटा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हमने तो कोई भी ड्रेस नहीं भेजी है। जिस पर सृष्टि यह सुनकर थोड़ी सी चौंक गई थी, लेकिन फिर हम उसने चौंकते हुए कहा, सही से समझाते हुए कहा, ये ड्रेस कल हमारे घर आपने ही तो भिजवाई थी ना। जिस पर काव्या सोच में डूब गई थी, क्योंकि उसने तो ऐसी कोई भी ड्रेस नहीं भेजी थी। फिर सृष्टि उससे ऐसा क्यों बोल रही थी, जिस वजह से उन्होंने मना करते हुए बोला, नहीं सृष्टि, मुझे तो अच्छे से याद है, मैं तो कल पूरे दिन ही पलक की ड्रेस को डिजाइन करने भेजी थी, तो मैंने तो कोई ड्रेस नहीं भेजी है। जिस पर सृष्टि की आंखें सिकुड़ गई थी और उसके चेहरे पर परेशानी आ गई थी। उसने एक बार फिर से कंफर्म करते हुए पूछा, आप श्योर नैना कि आपने ये ड्रेस नहीं भेजी? जिस पर काव्या ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, हाँ बच्चा, मैं ये ड्रेस नहीं भेजी, शायद तुम्हें किसी और ने भेजी होगी, शायद पलक ने तुम्हारे लिए ऑर्डर की होगी। जिस पर सृष्टि बस कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन उसे काव्या को स्माइल पास की और फिर वह पलक की कही हुई बात को याद करने लगी कि ये ड्रेस कल ऋषि उसके घर छोड़ने आया था और बोला था कि ये ड्रेस मॉम के ने उसके लिए भेजी है। जिस वजह से सृष्टि उनको धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन काव्या की बातों से साफ जाहिर था
कि ये ड्रेस उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं भेजी थी। तो फिर ये ड्रेस किसने भेजी थी? जिस वजह से वह बार बार पलक की कही हुई बातों को अपने दिमाग में रिकॉल करने लगी थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नाम को सोचकर रुक गया था, ऋषि। यह सोचते ही एकदम से वह गुस्से से भर गई थी और उसने गुस्से के साथ कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? आखिरकार समझता क्या है खुद को? आखिर ये ड्रेस को भेजकर जताना क्या चाहता है? हाँ, उसकी एक एक बात सृष्टि को अच्छे से याद थी कि उसने कैसे उसे कैरेक्टर लेस पर इल्ज़ाम लगाया था और उसके साथ कल बदतमीजी करना चाहता था और उसे उल्टा सीधा न जाने जाने क्या क्या सुनाना था। उसके बाद उसके करीब आना जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आना और उसे ऋषि से एकदम से और नफरत होने लगी थी, जिस वजह से उसने गुस्से के साथ कहा, मैं आज इसे छोड़ूंगी नहीं। और वह गुस्से से इधर से उधर ऋषि को ढूंढने लगी थी। तो क्या करेगी सृष्टि अब ऋषि के साथ? क्या नज़दीकी होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? ऋषि स्टार लाइट होटल के बाहर आया था। वहां पर ब्लैक कपड़ों के पहने हुए बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था। उसके हाथों में एक पेपर बैग था। शायद ऋषि ने उसमें कुछ मंगाया था। ऋषि ने उससे बैग को लिया और बिना कुछ बोले अंदर की तरफ जाने लगा था। वह कॉरिडोर से होते हुए पार्टी हॉल की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक से किसी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और दीवार की तरफ धक्का दे दिया। अचानक से हुए हमले से ऋषि समझ नहीं पाया था और उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। साथ ही वह अचानक से अलर्ट भी हो गया था, जिस वजह से उसने अपने एक हाथ की कसकर मुट्ठी बनाते हुए सामने वाले इंसान पर अपना वह मुक्का मारने ही वाला था कि तभी उसका हाथ अचानक से बीच में ही रुक गया था, क्योंकि उसके सामने गुस्से से तिलमिलाती हुई सृष्टि खड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरीके से गुस्से की वजह से किसी लावा की तरह तप रही थी। ऋषि का मुक्का बिल्कुल उसके चेहरे के नज़दीक आकर रुका था, लेकिन सृष्टि की आंखें बिल्कुल भी नहीं बंद हुई थी और ना ही उसमें कोई भी डर दिखाई दे रहा था। वह बस गुस्से से ऋषि को ही घूरे जा रही थी। उसने गुस्से से तमतमाते हुए ऋषि के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम मिस्टर ऋषि ओबरॉय, आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको बुद्धू बनाने की? ये लहंगा ये लहंगा तुमने मुझे भेजा था ना? बोलो हाँ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बताओ मुझे, क्यों भेजा था तुमने ये मुझे लहंगा? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? आखिरकार तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहते हो? हाँ, उसकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि बस पैसे ही उसे देखता रहा। उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि उसके हाथ पर पेपर बैग पर मजबूत हो गए थे। उसने कुछ बोलते हुए नहीं देखकर सृष्टि का गुस्सा जैसे बढ़ता ही जा रहा था। उसने वापस से गुस्से के साथ कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरे सवालों को जवाब दो। आखिरकार झूठ क्यों बोला तुमने? हाँ। जिस पर ऋषि ने अपनी नज़रों को इधर उधर करते हुए बड़ी मुश्किल से जवाब देते हुए कहा, मैं बस तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता था। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ही तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द। इसके आगे वह कुछ बोलता उससे पहले ही सृष्टि उसकी बात से सुनकर उसका गुस्सा अचानक से और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उसने गुस्से के साथ कहा, क्या कहा तुमने? सॉरी? ओह, तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे सो कॉल्ड सॉरी से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा? हाँ, और कम हो जाएगा। आखिरकार तुम जानते क्या हो दर्द के बारे में? हाँ, हाँ, तुम भी कुछ भी जानते हो? बोलो मुझे। अरे छोड़ो, दर्द को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम तो इतने बड़े घर के बड़े पले बड़े हो ना, तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आखिर दर्द होता क्या है और कैसा होता है, और मेरे दर्द की बात करते हो। उसकी कही बात को सुनकर जैसे ही ऋषि ने सुना, उसके हाथ की मुट्ठी और भी ज़्यादा पेपर बैग पर कस गई थी। उसने गुस्से के साथ कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आखिरकार दर्द क्या चीज़ है। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही सृष्टि ने गुस्से के साथ अपनी एक उंगली उठाकर उसकी तरफ करते हुए कहा, जस्ट शट अप। तुम कुछ भी नहीं जानते हो आखिर दर्द क्या होता है। तुम लोगों के लिए तो हम लोग सिर्फ एक दर्द का मजाक होता है। किसी के बारे में कुछ भी जाने बिना बस उसे सजा जज कर देते हो और उसके कैरेक्टर पर ना जाने क्या क्या बोलते हो, और तुम्हें तो इसका पछतावा भी नहीं होता होगा। और दर्द की बात कर रहे हो, तुम तो कभी भी किसी की फीलिंग्स को समझ भी नहीं सकते हो। इसीलिए अपनी बकवास मेरे सामने करना बंद करो। अभिमन्यु सर के बेटे हो, लेकिन तुम मुझे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कल ही मैं तुम्हें ये लहंगा वापस कर दूंगी और अपनी सॉरी अपने पास रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यह सब बोल वो गुस्से से वहाँ से जाने लगी थी कि तभी ऋषि ने उसके हाथ को गुस्से से
मोड़ते हुए उसकी पीठ पर लगा दिया था और फिर उसके बिल्कुल करीब आ गया था। वहीं उसकी इस हरकत से सृष्टि गुस्से से आग बबूला हो गई थी और उसने गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी आंखों में देखते ही उसके शब्द जैसे उसके गले में अटक गए थे। अचानक से उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज दल दौड़ने लगी थी, क्योंकि ऋषि की आंखें अचानक से काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई थी। गुस्से की वजह से उसका चेहरा कांप रहा था, उसकी नसें जैसे उभर कर आ रही थी। साथ ही सृष्टि की हाथों पर उसकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, जिससे अब सृष्टि को दर्द होने लगा था। उसकी आंखों को देखकर ही सृष्टि डर गई थी। वहीं ऋषि ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जिस पर सृष्टि को गुस्सा आने लगा था, जिससे उसने गुस्से के साथ कहा, लीव माई हैंड। जिस पर ऋषि ने अपनी ओर उसका और भी ज़्यादा कोल्ड वॉइस में कहा, हमने पूछा क्या कहा तुमने? जिस पर ऋषि ने गुस्से के साथ कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे। और मैंने क्या गलत कहा? हाँ, बताओ मुझे। तुम कभी भी किसी का दर्द नहीं समझ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम सिर्फ दर्द देना जानते हो, जैसे अभी तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। उसकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि का गुस्सा अब चरम पर था। उसके कानों में सृष्टि के शब्द गूंजने लगे थे, साथ ही किसी और की आवाज़ें भी उसे सुनाई देने लगी थी, जिससे उसकी पकड़ और भी ज़्यादा उसके हाथों पर मजबूत हो गई थी, जिससे सृष्टि को और दर्द होने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने गुस्से से कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे, लीव मी, लीव माई हैंड। लेकिन ऋषि तो उसे अपनी काली घोरी आंखों से घूरे जा रहा था और फिर उसने गुस्से से उसके हाथ को छोड़ दिया, जिससे ने अपने हाथ को सहलाने लगी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। ऋषि की पकड़ से उसके हाथ पर लाल निशान पड़ गया था, जो साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी आंखें और भी ज़्यादा नम हो गई थी। उसे अपने पापा के दिए हुए जख्मी की याद आने लगे थे। वो याद आते ही वह और भी ज़्यादा गुस्से से लाल आग बबूला हो गई थी। वह उसे देख रही थी कि तभी अचानक से एक तेज आवाज़ आई और वह आवाज़ इतनी तेज कि सृष्टि के डर से अपने कान बंद कर लिए थे। फिर उसने डरते हुए उस तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने देखा कि ये आवाज़ ऋषि की गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी से दीवार पर मारने की वजह से आई थी। उसने इतनी तेज मुक्का मारा था कि उसके हाथ से अचानक से खून निकलने लगा था। यह देखकर सृष्टि की आंखें और भी बड़ी हो गई थी और वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? वह जल्दी से उसके हाथ को पकड़ती कि तभी ऋषि ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जाओ यहाँ से। उसकी बात को सुनकर उसके पैर अपनी जगह पर ही रुक गए थे और वह ऋषि को देखने लगी थी। वहीं उसे वहां से न जाते देखकर ऋषि गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी, जैसे अगर सृष्टि वहां से नहीं गई तो वह उसे वहीं पर जलाकर राख कर देगा। उसने गुस्से के साथ कहा, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। उसके गुस्से से चिल्लाने की वजह से सृष्टि अचानक से और भी ज़्यादा डर गई थी। वहीं उसे वहीं खड़े पर देखकर ऋषि का गुस्से की उसकी तरफ बढ़ा कि उसने उसकी तरफ आते देखकर सृष्टि जल्दी से वहां से भाग गई। वहीं उसके जाने के बाद ऋषि ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और दीवार से सटकर खड़ा हो गया था। उसके कानों में बार बार किसी औरत की आवाज़ें गूंजने लगी थी, क्या सॉरी, क्या सॉरी से मेरी बेटी का वापस जिंदा कर दोगे क्या? तुम बड़े बाप की औलाद हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम तो मेरी बेटी को मारने के बाद भी बच गए, मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। तुम लोग कभी भी उस जैसे लोगों का दर्द नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं। तुम कभी भी खुश नहीं होगे, कभी भी नहीं। तुम हर पल अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, मरते रहोगे। तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी चैन से बैठ नहीं सकते तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है, भगवान करे तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। यही सब बार बार उसके कानों में गूंजने लगे थे। यह सभी उसे इतने दर्द देने वाले शब्द थे कि ऋषि ने अपने कानों पर अपना हाथ रख लिया था, उन आवाज़ों को रोकने लगे थे। वह पेपर बैग का उसके नीचे गिर चुका था। न जाने कब वह उसे ऐसे ही खड़ा रहा और यह सब कुछ सहता रहा था कि अचानक से सब शांत हो गया और वह दीवार से नीचे जाकर टिक कर बैठ गया था और वह पूरी तरीके से पसीने से तरबतर था। उसके हाथों में जैसे जान ही नहीं थी। फिर भी उसने फ़ोन को निकाल कर किसी को एक मैसेज सेंड किया और आंखों को बंद कर लिया था। 5 मिनट बाद वहाँ पर उसका असिस्टेंट विवान जल्दी से भागता हुआ आया। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। उसने जब ऋषि की ऐसी हालत देखी तो वह जल्दी से ऋषि के पास आया और उसे उठाते बोला, बॉस, बॉस क्या हुआ? जिस पर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखते हुए, कुछ भी नहीं,
मुझे अभी यहाँ से लेकर चलो, लेकिन मेरी इस हालत के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जिस पर विवान ने बिना कोई सवाल किए अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर कहा ओके बॉस। और फिर जल्दी से उसने बॉडीगार्ड को इशारा किया और वह लोग जल्दी से ऋषि को वहाँ से लेकर चले गए थे। वहीं विवान उस पेपर बैग को उसने उठाया और वहाँ से उसे लेकर गया। तो आखिर क्या है ऋषि का पास्ट? कौन थी वो औरत जिसने ऋषि को इतने कड़वे शब्द कहे? क्या सच में ऋषि ने किसी को लड़की को मारा था? कौन है वो लड़की? क्या ऋषि को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या था उस पेपर बैग में? आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट कर देते रहना, क्योंकि आपके कमेंट सुनकर हमें बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच।